Hello everyone. Today we are going to discuss paper 1 of plus 2 JEE main test 59. So let's start with question number 1. In question number 1 you have to integrate 1 over x plus 2 into x plus 3. तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है. इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया दिस इज अ रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. तो उसके लिए सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. अब पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं हमने तेजी से. अब वो कैसे बनेंगे? भाई डिनोमिनेटर में तो मैं यही वाली टर्म लिखती हूँ. तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर वाली टर्म का लीनियर कॉम्बिनेशन हम न्यूमरेटर में बनाएंगे. उसके लिए हमने देखा यहाँ पे आ रहा है 1, कांस्टेंट टर्म आ रही है, एक्स वाली टर्म नहीं है. तो बताओ इन दोनों का क्या ले? डिफरेंस. भाई एक्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. तो एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2 इसका लिया हमने डिफरेंस. एक्स से एक्स कैंसिल आउट. 3 माइनस 2 दैट इज 1. ये तो फायदा हो गया हमको. तो बन गए तेजी से पार्शियल फ्रैक्शन. ये बना हमारे पास. जैसे ही टर्म सेपरेट आउट करेंगे एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल आउट. ये बना 1 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल आउट होगा. ये बनेगा 1 ओवर एक्स प्लस 3. बन गई पार्शियल फ्रैक्शन. नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट. कर लेंगे आगे. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, they have asked the fundamental period of f of x is equal to cos of 2x minus 7 upon 5. अब फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए हमने एक रिजल्ट किया हुआ है कि इफ हमारे पास फंक्शन है f of x, उसका फंडामेंटल पीरियड है t. ठीक है. और अगर हम यहाँ x को रिप्लेस करते हैं ax प्लस b से, तो f of ax प्लस b का फंडामेंटल पीरियड क्या होता था? t अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a. अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है cos ऑफ दिस. हमें cos x का फंडामेंटल पीरियड पता है. cos x का फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई. अब x की जगह पे यहाँ पे है लीनियर फंक्शन ऑफ x. तो cos ऑफ 2x माइनस 7 अपॉन 5, अगर इसका फंडामेंटल पीरियड पूछे तो क्या होगा? 2 पाई को हम डिवाइड कर देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a. a क्या होता है? x का कॉफिशिएंट. अच्छा, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2/5. 5 सेपरेट आउट होगा ना दोनों के अपॉन में. तो 2/5 एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही है तो हम 2/5 ही लिख देते हैं. तो इसे हम रेसिप्रोकेट करके लिख देते हैं. 2 से 2 कैंसिल आउट दैट इज 5 पाई. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, they have asked integrate 0 to pi fractional part of cos x dx. तो इंटीग्रेशन करनी है. उसके लिए हमने सबसे पहले तो लिमिट्स देखी. लिमिट्स कैसी है हमारे पास? 0 से a टाइप की. जब भी हमारे पास 0 से a टाइप की लिमिट्स आती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले x को रिप्लेस करते हैं a माइनस एक्स से. a यहाँ पे है पाई. देखते हैं फायदा होता है या नहीं. तो ये एज इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह हमने किया है पाई माइनस एक्स dx. कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉज एक्स. और ऐसा करने से वैल्यू ऑफ इंटेग्रल रिमेन अनचेंज. तो इसकी वैल्यू सेम इसकी वैल्यू के इक्वल आएगी. तो से अगर दिस इज आई तो दिस इज ऑल्सो आई. इसके बाद हम क्या करते थे? दोनों को ऐड. तो i प्लस आई यहाँ पे आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 2 पाई. लिमिट सेम है इसलिए मैं लिमिट
एक ही बार लिख रही हूँ। यहाँ पे आएगा हमारे पास cos x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस cos x और dx। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस cos x है, ये किसके इक्वल होता था? याद करो, हमने फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी की हुई है, क्या होती थी वो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 0 when x belongs to integer and this is 1 when x is not an integer। तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। अब तुम कहोगे कि ये 0 क्या रखेंगे हम या 1 रखें, क्या रखें हम? भाई 0 तो हमारे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हो रहा है, दैट आर आइसोलेटेड पॉइंट्स, तो हम उसकी वैल्यू को क्या रखेंगे? 1। तो इसकी जगह हमने रखा 1, 0 2 पाई 1 dx और यहाँ 2y है, तो अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। याद से इस 2 की साइड भी चेंज करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा हुआ है -1 to 3 इंटेग्रल ऑफ लिमिट x। इसकी वैल्यू पूछी हुई है आपसे। अब इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम? भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है -1 से 3, तो -1 से 0 में क्या वैल्यू लेगा? -1। 0 से 1 में क्या वैल्यू लेगा? 0। 1 से 2 में क्या वैल्यू लेगा? 1 और 2 से 3 में क्या वैल्यू लेगा? 2। इसे तो आगे जाना ही नहीं है, अपर लिमिट इज 3, तो एंड यू विल गेट योर आंसर। आगे करें क्वेश्चन नंबर 5। 5 is the even and odd part of 2 into e raised to the power x plus 3 into e raised to the power minus x। अब इसके इवन एंड ऑड पार्ट्स पूछे हुए हैं हमसे। उसके लिए सबसे पहले तो हम x की जगह पे -x रिप्लेस करके देखते हैं। वो दिख रहा है कि ना तो ये फंक्शन के इक्वल आ रहा है रिप्लेस करने के बाद, ना ही नेगेटिव ऑफ फंक्शन के इक्वल बन रहा है। तो क्या दें इधर इवन और ऑड? नहीं, इसके इवन और ऑड पार्ट्स पूछे हुए हैं, तो एज इट इज तो नहीं दिख रहे हमको, तो से हम लेट कर लेते हैं एफ एक्स इस फंक्शन का इवन पार्ट है एंड जी ऑफ एक्स इस फंक्शन का ऑड पार्ट है इसका। ठीक है, मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 into e raised to the power x plus 3 into e raised to the power minus x। ठीक है, अब हमें f of x और g of x निकालना है। उसके लिए हमें पता क्या है कि f of x इवन पार्ट है। अच्छा, अगर f of x इज इवन पार्ट, इसका क्या मतलब है? मीन्स f of minus x is equal to f of x and g of x अगर ऑड पार्ट है, दिस मीन्स g of minus x is equal to minus of g of x। ये हमें पता है। अब हमने यहां से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए तो हमको ये दो चीजें पता है और यहाँ पे x की जगह पे -x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अब x को रिप्लेस कर देंगे -x से, उसको भी तो यूज करना है। तो यहाँ पे बनेगा f of -x प्लस g of -x इज इक्वल टू 2 e रेज टू द पावर x की जगह पे -x प्लस 3 e रेज टू द पावर माइनस x की जगह पे -x रखेंगे, माइनस माइनस प्लस आ गया हमारे पास। ठीक है, अब f ऑफ -x वी नो f ऑफ x के ही इक्वल है क्योंकि ये इवन है, और g ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ g ऑफ x, तो यहाँ पे रख देते हैं माइनस। ठीक है, अब हमारे पास एक रिलेशन ये है और एक ये है, तो इन दोनों की हेल्प से हम नहीं निकाल सकते f ऑफ x और g ऑफ x।
भाई दो रिलेशंस है और दो ही हमारे अननोन फंक्शंस है, क्या करेंगे? एलिमिनेशन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है इंटेग्रल 0 to 20 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx इक्वल्स, इस इंटेग्रल की वैल्यू पूछी है। उसके लिए सबसे पहले तो हमने लिमिट देखी 0 से 20 पाई, इंटरवल को थोड़ा ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा सही कर ले। उसके लिए मॉड साइन एक्स है। अब हमें पता है कि मॉड साइन तो एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो हम पीरियोडिसिटी का यूज करते हैं। अब मॉड साइन एक्स का पीरियड, फंडामेंटल पीरियड है पाई, तो यहाँ पे 0 से 20 पाई है। 0 से पाई में एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो 0 से 25 में कितने? 20 साइकिल। तो इसे लिख सकते हैं 20 इंटू 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, 0 से पाई में साइन एक्स इज पॉजिटिव, सो मॉड ओपन्स विद पॉजिटिव साइन। नाउ इंटीग्रेट एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है इफ f इज फ्रॉम R to A, f of x is given as -3 sin x plus 4 cos x plus 5 is onto, then A is। तो अब हमारा फंक्शन R2 है और फंक्शन ये onto है। अब अगर फंक्शन onto है और हमसे A पूछा हुआ है, A is here कोडोमेन और फंक्शन onto है मीन्स रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो बस हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। अगर हमने रेंज निकाल ली तो A भी आ जाएगा हमारे पास। अब रेंज निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन, हमारे पास कैसी टर्म है? -3 sin x प्लस 4 cos x। ये तो हमें पता है किसके बीच में लाई करती है, याद करो +1 में हमने किया था a cos x प्लस b sin x। कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसका यूज कर लेते हैं। -3 sin x plus 4 cos x will lie between minus a square that is 9 plus b square that is 16 to root of 9 plus 16 means root of 25 5। ये आ गया आपके पास 5 -5 to 5, बट ध्यान से साथ में +5 भी है तो हम थ्रू आउट 5 ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगी रेंज। रेंज आ गई तो आपके पास A आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है इंटेग्रल 2 to 5 log of x square whole upon log of x square plus log of 49 minus 14x plus x square dx इक्वल। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी हुई है। उसके लिए सबसे पहले हमने देखी लिमिट ए से बी टाइप की है, तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। एक्स को रिप्लेस कर देते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 7 माइनस एक्स से।
बट उससे पहले क्यों ना हम अपने इस फंक्शन को थोड़ा बेटर फॉर्म में लिख लें। ध्यान दो, log ऑफ 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है भाई? ये log ऑफ 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही तो है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बेटर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 7 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, अब हम x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी, दैट इज 7 माइनस एक्स। तो ये आएगा हमारे पास 2 to 5 इंटेग्रल log ऑफ x की जगह पे हमने रखा है 7 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x की जगह पे अगेन 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 7 माइनस, इस x की जगह पे रखना है 7 माइनस एक्स, तो 7 से तो 7 कैंसिल आउट, ये बच गया x स्क्वायर इंटू डी। अब क्या करते हैं हम, अच्छा ऐसा करने से ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद वैल्यू ऑफ इंटेग्रल रिमेन सेम। तो अब दोनों का तो डिनोमिनेटर ही सेम है, ऐड कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is the function f of x is equal to cot x plus sin x is symmetric about the point। किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, हमसे ये पूछा हुआ है। अब पॉइंट के अबाउट सिमेट्री, इसकी कंडीशन याद करो क्या होती थी? A function f is symmetric about a point a comma 0 if f of a plus x is equal to minus of f of a minus x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो हम कहते थे कि द फंक्शन f is symmetric about a। तो हमसे वो पॉइंट पूछा हुआ है तो हम यहाँ पे भी इस डेफिनेशन का यूज कर लेते हैं। तो f of a plus x, f of a plus x, x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे a plus x, तो ये बना cot of a plus x plus sin of a plus x is equal to minus f of a minus x, x की जगह पे रिप्लेस किया a minus x, cot of a minus x plus sin x की जगह पे अब a minus x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, वैसे यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा भाई? तुम कोस को लिखोगे कॉस बाय साइन, फिर यहाँ पे भी यही लिखोगे, साइड चेंज करोगे, इतने ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट लगाओगे, इतना लेंथी करोगे। अब बेटर क्या हो सकता है? देखो, उन्होंने हमें ऑप्शंस इतने दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी, हम ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं भाई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जो पॉइंट, तो उस पॉइंट के अबाउट हमारा फंक्शन सिमेट्रिक होगा। ये तो कर सकते हैं हम। तो बेटर इज कि आप एक एक करके अपने ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है, वैसे जिसने ऐसे किया गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Question number 10, let f is from all natural to integer। f of x दिया हुआ है आपको माइनस ऑफ x प्लस 3 बाय 2, x is odd and x by 2 plus 1 when x is even। और आपसे f of x की 1 1 1 2 के बारे में पूछा है।
तो 1 ऑनटोनेस चेक करने के लिए आपके पास क्या क्या मेथड होते हैं? सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन या फिर एरो डायग्राम, फिर आता था हमारा डेफिनेशन, ऐसे ऐसे हमने और भी मेथड पढ़े हैं। तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज करें? देखो, f नेचुरल टू इंटीजर है, हमारा सेट जो है डोमेन का वही छोटा सा है, हम एरो डायग्राम से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एरो डायग्राम बनाने के लिए ये हमारा n 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और यहाँ इंटीजर्स का सेट 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले 1 1 चेक करें। 1 1 चेक करने के लिए सबसे पहले तो 1 की इमेज ढूंढते हैं। 1 इज ऑड, तो हम डेफिनेशन यूज करेंगे, ये 1 + 3 4 4/2 दैट इज 2, माइनस है आगे, तो 1 की इमेज आ जाएगी -2। नेक्स्ट 2 की इमेज देखते हैं, 2 इज इवन, 2/2 1, 1 + 1 2, तो 2 की इमेज आ गई 2। नेक्स्ट चलते हैं 3 इज ऑड, तो डेफिनेशन ये यूज करेंगे, 3 + 3 6/2 3, आगे माइनस है तो 3 की इमेज इज -3। आगे चलते हैं 4 पे, 4 इज इवन, 4/2 2 + 1 3, 4 की इमेज है 3। आगे चलते हैं 5 इज ऑड, 5 + 3 8/2 4, आगे माइनस है -4, तो 5 की इमेज है -4। आगे चलते हैं 6 इज इवन, 6/2 3 + 1 4, 6 की इमेज है 4। ऐसे ही हम आगे भी चेक कर लेंगे। वैसे यहीं से ही हमको पता चल गया, जब हम अपने ओड नंबर्स की इमेज ढूंढ रहे हैं वो आ रही है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर, और जब मैं अपने इवन नंबर्स की इमेज ढूंढ रही हूं तो वो आ रही है पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट इन domain has a unique image in codomain, means 1 1 चेक हो गया। अब उसके बाद onto चेक करेंगे। onto के लिए क्या चेक करते थे कि हर एक एलिमेंट इन कोडोमेन की हमें प्री इमेज मिले, तो उसके लिए हमें दिख रहा है कि जब मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ उसकी प्री इमेज मिल रही है, यहाँ पे भी -2 से ऊपर के लिए सबकी प्री इमेज मिल रही है, बट ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनकी तो प्री इमेज नहीं मिल रही, मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आपको I1 गिवन है 0 to 1 e⁻x² into dx, I2 गिवन है 0 to 1 e⁻x³ into dx, I3 is given as 1 to 2 e⁻x² into dx, and I4 is given 1 to 2 e⁻x³ into dx। देन आपसे I3 I4 और I1 I2 में रिलेशन पूछा हुआ है, तो हम सबसे पहले I1 I2 में चेक कर लेते हैं कि क्या रिलेशन होगा, कि I1 I2 इक्वल है, I1 इज ग्रेटर देन I2 और I2 इज ग्रेटर देन I1। इसके लिए सबसे पहले तो I1 इज दिस, I2 इज दिस, इंटीग्रेशन हो रही है हमारी 0 to 1, मीन्स x लाई कर रहा है 0 से 1 में, e⁻x² है, e⁻x³ है, तो वी नो 2 इज लेस देन 3, मैं पावर से चल रही हूँ। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे x² और यहाँ पे x³, तो यहाँ पे बेस लिख देते हैं x²
और यहाँ पे बेस x क्यूब। तो ऐसा करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। क्यों? बेस है हमारा x इज लेस देन 1, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी बेस चाहिए e, यहाँ पे भी e है तो बेस ले लेते हैं हम e x स्क्वायर e रेज टू द पावर x क्यूब। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम। क्यों? क्योंकि e जो हमारा होता है 2.71 समथिंग और वो 1 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो सेम रहेगा। हमने जाना है इंटीग्रेशन पे। अगर हमारे दो फंक्शंस के बीच में ये रिलेशन है तो उनकी इंटीग्रेशन के बीच में भी ये रिलेशन होगा। और ये था हमारा 0 से 1 में, ये है हमारा 0 से 1 में। दिस इज I1, दिस इज I2। हमारे पास आ चुका है I1 इज ग्रेटर देन I2। और आई थिंक आपका ऑप्शन भी मैच कर गया होगा और सिंगल आंसर है, तो I3 I4 क्यों चेक करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12, integrate minus 2 pi to 6 pi mod of cos x upon 2 plus mod of sin x dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी हुई है आपसे, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने अपनी लिमिट्स देखी -2 पाई से 6 पाई। तो क्यों ना हम पहले अपनी लिमिट्स को बेटर फॉर्म में लिखें। उसके लिए हम पीरियोडिसिटी का यूज कर सकते हैं। भाई यहाँ पे मॉड ऑफ कॉस एक्स आ रहा है, मॉड ऑफ कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड पाई, मॉड ऑफ साइन एक्स आ रहा है उसका फंडामेंटल पीरियड पाई, तो 2 प्लस मॉड साइन एक्स का भी फंडामेंटल पीरियड पाई, पूरे फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड पाई, तो फंडामेंटल पीरियड है जी पूरे फंक्शन का पाई। और इंटीग्रेशन हो रही है -2 पाई से 6 पाई। -2 पाई से 6 पाई में कितने साइकिल? 8 साइकिल। तो हम 8 इंटू 0 टू पाई, एक साइकिल में वैल्यू निकाल लेंगे। तो मॉड कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस मॉड साइन एक्स इंटू डीएक्स। ऑलराइट, तो आगे प्रॉपर्टीज लगाएंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट कर ले क्वेश्चन नंबर 13। उसके लिए लेट मी यूज दिस। Question number 13, let f of x is given as root of 3x minus 2 plus root of 4 minus 3x, और आपसे पूछा है if range of f of x is closed interval a comma b, then the value of a plus b। ये वैल्यू आपसे पूछी है। अब f of x की रेंज में a एंड b आ रहा है और a प्लस b पूछा हुआ है। अगर हम a एंड b निकाल लें तो a प्लस b आ जाएगा। a एंड b आ रहा है रेंज में, तो हमारा फर्स्ट एम क्या है? अब इस फंक्शन की रेंज निकालना। अब फंक्शन की रेंज निकालने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं? अब आप x इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते हो और क्या कर सकते हो? कैलकुलस। हम कैलकुलस का यूज करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले डोमेन लिखेंगे। डोमेन क्या होगी? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस फॉर्मूला इज डिफाइंड। तो उसके लिए दिस शुड बी डिफाइंड एंड दिस शुड बी डिफाइंड। ये डिफाइन कब होगा? व्हेन 3x minus 2 is greater than equal to 0। ये कब डिफाइन होगा? व्हेन 4 minus 3x is greater than equal to 0। तो यहाँ से x आया है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 और यहाँ से x आया है हमारे पास
लेस देन इक्वल टू 4/3। तो डोमेन आ गई हमारे पास 2/3 टू 4/3। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ 3x माइनस 2 इंटू चेन रूल का डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 2 दैट इज 3 माइनस सॉरी प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव 1 रूट 2 4 माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव करेंगे हम 4 माइनस 3x का दैट इज माइनस 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसे लिख देते हैं सही करके, और माइनस 3 यहाँ लिख देते हैं माइनस 3, ओ या जाएगा 3, माइनस यहाँ लगा दिया हमने। ऑलराइट, तो अब हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके लिए डेरिवेटिव को हमने रखा 0 के इक्वल, तो यहाँ से 3/2 रूट ऑफ 3x माइनस 2 माइनस 3/2 रूट ऑफ 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। दिख रहा है 3/2 तो कॉमन ही आ रहा है, तो कॉमन लिया उसको हमने, यहाँ पे भी 1, और अब एलसीएम ले लेते हैं। 3/2 यहाँ एलसीएम लिया 4 माइनस 3x माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन रूट में, और ये रूट वाली क्वांटिटी एक बार लिख भी देते हैं, ये आएगा। ठीक है, तो 3/2 तो 0 के साथ ये तो 0 ही हो गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी भी हो गई, उधर जाकर 0 मल्टीप्लाई हो गए, ये बच गया है हमारे। तो यहाँ से x की वैल्यू तक पहुँचना है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसकी साइड कर देते हैं चेंज, तो ये आ जाएगा इक्वल टू दिस। अब x आ रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन में, तो अलग करना है उससे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास 3x की भी साइड चेंज करी तो हो गया 6x, और 2 माइनस 2 यहाँ पे आ हो गया प्लस 2, ये आ गया 6 इज इक्वल टू 6x। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है 1। तो अब क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल बना के एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देख लेंगे, दैट विल बी द रेंज ऑफ योर फंक्शन, और अगर रेंज आ गई तो a प्लस बी तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। In question number 14, they have asked the domain of 1 over root of 5 plus zint of x plus 1 minus zint of x square। ठीक है, तो डोमेन पूछिए फंक्शन की, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड। अब ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिफाइन होंगे। अब न्यूमरेटर में देखो क्या आ रहा है 1, 1 इज ऑलवेज डिफाइंड। डिनोमिनेटर में आ रही है स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी। स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी कब डिफाइन होती है, जब स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लिख दो एक बार, 5 प्लस जेंट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड एक और चीज, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आएगी दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहां से हम इक्वालिटी का साइन हटा दें। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है, यहाँ से चल के आपको x की वैल्यू तक पहुंचना है। उसके लिए सबसे पहले हमने देखा जिंट ऑफ x प्लस 1, यहाँ तो हमारा रिजल्ट यूज हो रहा है, इसे लिख सकते हैं 5 प्लस जिंट ऑफ x प्लस 1 माइनस जिंट ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5 प्लस 6 1 इज 6 प्लस जिंट ऑफ x माइनस जिंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये जिंट ऑफ x में क्वाड्रेटिक है,
चाहो तो आप जेंट ऑफ एक्स को से टी पुट कर लो, 6 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। तो ये इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपके पास टी की वैल्यू आएगी, मतलब जेंट ऑफ एक्स पता चलेगा आपको, एक्स पता चल जाएगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, the largest interval lying in minus pi to pi, open interval है, for which function f of x is equal to 4 raised to the power minus x square plus log of cos x is defined is। तो आपसे x की वैल्यूज पूछिए जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। तो मतलब डोमेन पूछिए माइनस पाई से पाई में, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, आपको माइनस पाई से पाई के बीच में बतानी है एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। अब फंक्शन डिफाइन होने के लिए हमारी फर्स्ट टर्म भी डिफाइन होनी चाहिए एंड सेकेंड टर्म भी डिफाइन होनी चाहिए। अब फर्स्ट टर्म देखिए 4 रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हर एक एक्स के लिए डिफाइन है, तो यहाँ से तो हमारा आ रहा है एक्स इज ऑल रियल, एंड ये डिफाइन कब होगा जब लॉग का आर्ग्यूमेंट दैट इज कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये तो ऑल रियल है हमारा एक्स, यहां से cos x इज ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब x यहां से आएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज्ड, सॉरी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, 0 नहीं हो सकता इसलिए ओपन। ऑफ कोर्स cos x की वैल्यूज 2 पाई के बाद रिपीट होती है, आप यहाँ पे भी 2 पाई ऐड करोगे, यहाँ पे भी, बट एक बार जरा देखो आपको x कहाँ पे ढूंढना है, माइनस पाई से पाई में, तो हम यही इंटरवल लिख देंगे। और यहाँ से x आ रहा है हमारा ऑल रियल एंड है बीच में, इंटरसेक्शन लेंगे तो x आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16, they are saying the equation of the curve is given by y is equal to f of x, f dash x is a continuous function, और आगे भी दिया हुआ है the tangent at points 1, f of 1, 5, f of 5, 10, f of 10 makes angle 2 pi by 3, 5 pi by 6, 3 pi by 4 respectively with negative x axis respectively। तो आपको वैल्यू बतानी है इंटेग्रल 1 to 5 f डबल डैश x dx प्लस इंटेग्रल 5 to 10 f डैश x इंटू f डबल डैश x dx। ऑलराइट, तो इस इंटेग्रल की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले तो इंटेग्रल ही इवैल्यूएट कर लेते हैं। उसके लिए पहला इंटेग्रल है हमारे पास f डबल डैश x, तो इंटीग्रेशन करनी है f डबल डैश x की, तो बस ये सोच लो f डबल डैश x किसका डेरिवेटिव है, यही तो सोचते हैं हम इंटीग्रेशन में, तो f डबल डैश x किसका डेरिवेटिव है, f डैश x का, तो इसकी तो इंटीग्रेशन हो गई, f डैश x बस लिमिट पुट करनी है 1 से 5। नेक्स्ट अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें, f डैश x इंटू f डबल डैश x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, क्या होगी f डैश x का होल स्क्वायर बाय 2 इंटेग्रल 5 to 10।
अब अच्छा नहीं पता चला किसी को तो वो देखो जरा, एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी थी। तो अच्छा, अगर ये फंक्शन है, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं इसको फंक्शन मान लूं, फंक्शन का डेरिवेटिव है साथ में, अभी भी नहीं पता चला। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे से 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अभी पता चल गया, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है साथ में, बस फिर इसकी इंटीग्रेशन होती है एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट है एफ डैश 10 का होल स्क्वायर और 1/2 बाहर रख देते हैं, माइनस लोअर लिमिट दैट इज 5 यहाँ पे रखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ डैश, अब मुझे चाहिए एफ डैश 5 की वैल्यू, एफ डैश 1 की वैल्यू, एफ डैश 10 की वैल्यू। अगर मुझे ये वैल्यूज पता चल जाए तो बस वी आर थ्रू। अब ये सोचना है कि ये वैल्यूज कैसे मिले। सोचो, क्या क्वेश्चन में और कुछ गिवन है हमें इंफॉर्मेशन? देखो जरा, क्वेश्चन पढ़े जरा दोबारा से। क्वेश्चन में था कि द इक्वेशन ऑफ अ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट 1, एफ ऑफ 1 makes an angle 2π/3 with negative x-axis, और 5, एफ ऑफ 5 पे जो टेंजेंट बन रही है वो 5π/6 का एंगल बनाती है विद नेगेटिव x-axis, एंड 10, एफ ऑफ 10, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो ये नेगेटिव x-axis के साथ 3π/4 का एंगल बना रही है। ये भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करने के लिए से हम एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, रफ स्केच, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और कुछ कर्व है ऐसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी मैं सिर्फ एक पॉइंट लेती हूँ, ये वाला 1, एफ ऑफ 1 से 1 हमारा पॉइंट है यहाँ, और इस पे वैल्यू आ रही है हमारी ये है एफ ऑफ 1, 1, एफ ऑफ 1। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाती हूँ, से ये टेंजेंट बना रही हूँ मैं, इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, ये जो हमारा एंगल बना रही है विद नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल दिया हुआ है 2π/3, इसका यूज करना है अब हमें। अच्छा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 2π/3 एंगल है, तो पॉजिटिव के साथ बता दो कितना एंगल होगा? π/3। मतलब इस टेंजेंट का एंगल दिया हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मतलब स्लोप दी हुई है टेंजेंट की स्लोप 10π/3 इज √3। अच्छा, स्लोप दी हुई है मतलब डेरिवेटिव गिवन है इस पॉइंट पे, एफ डैश 1 इज गिवन √3। ठीक है, तो एफ डैश 1 की तो वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली 5, एफ ऑफ 5 पे जब हम टेंजेंट बनाते हैं वो नेगेटिव एक्सिस के साथ 5π/6 का एंगल बना रही है, तो मतलब पॉजिटिव के साथ 5/6 का एंगल, और वहां से स्लोप आ जाएगी मतलब डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, एफ डैश 5 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली इसकी भी वैल्यू यहाँ से। ऑलराइट, यस, आपकी केस स्टडी पे बढ़ते हैं आगे। केस स्टडी में आपको दिया हुआ अ काउ इज टाइड टू अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर फेंस्ड एरिया of 2 meters by a rope of length x meters
द काउ कैन नॉट ग्रेज इन साइड द फेंस्ड एरिया एंड गिवन एक्स इज फ्रॉम 2 to 4। तो 17th में पूछा हुआ है इफ एफ ऑफ एक्स इज द मैक्सिमम एरिया द काउ कैन ग्रेज, तो आपसे एफ ऑफ एक्स पूछा हुआ है। 18th में वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछी हुई है, मतलब रेंज। 19th में एफ ऑफ एक्स के वन वन एंड ऑन टूनेस के बारे में पूछा हुआ है, और 20th में एरिया गिवन है, आपको लेंथ ऑफ रोड पूछी हुई है। तो इन सभी के आंसर्स आ जाएंगे अगर हम एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर ले, और एफ ऑफ एक्स है मैक्सिमम एरिया द काउ कैन ग्रेज। तो उसके लिए सबसे पहले इस केस स्टडी को समझते हैं। दे आर सेइंग अ काउ इज टाइड टू अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर फेंस्ड एरिया ऑफ साइड 2 meters बाय अ रोप ऑफ लेंथ x मीटर। तो स्क्वायर फेंस्ड एरिया से अगर मैं ये मानूं जिसकी लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, यहां से ऐसे काउ यहाँ पे बंधी हुई है, और जो ये जो लेंथ है इस रोप की ये है x, और x जो 2 से 4 के बीच में है। एफ ऑफ एक्स क्या होगा? मैक्सिमम एरिया दैट द काउ कैन ग्रेज। अब मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा एफ ऑफ एक्स? जब हम इस हमारी रोप को बिल्कुल टाइट रख देंगे, बिल्कुल टाइट, तभी मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट होगा। तो टाइट से बिल्कुल टाइट रख दिया मैंने अपनी रोप को। अब ये काउ कहाँ कहाँ जा सकती है? उसी एरिया को ग्रेज करेगी। अच्छा, यहाँ से बंधी हुई है काउ, यहाँ 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 इस तरह से मूव कर सकती है। यहाँ से बंधी हुई है ऐसे, यहाँ 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 ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अच्छा, वो आगे भी ऐसे ही जाती रहेगी। देखो जरा, हमारी रोप बिल्कुल टाइट है। अगर इस पॉइंट पे आने के बाद जो हमारी रोप है इस फेंस्ड बाउंड्री के साथ अलाइन हो गई, इस फेंस्ड बाउंड्री के साथ अलाइन हो गई, मतलब रोप हमारी कुछ बन गई ऐसे। अब बता दो, क्या वो फ्रीली मूव कर पाएगी? नहीं। जो रोप है वो इस पॉइंट पे आके तो फंस गई, अब वो कैसे मूव करेगी? इस पॉइंट के अबाउट, मतलब ये वाला पार्ट फ्रीली मूव करेगा। तो अब काउ कहाँ कहाँ जाएगी? यहाँ 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 से वो यहाँ जा रही है, इस पॉइंट के अबाउट मूव करके। तो अब मुझे तो नहीं पता कि वो पॉइंट नीचे होगा, ऊपर होगा, कहाँ होगा, इसका पता चल जाएगा अगर मैं ये लेंथ पता कर लूं। तो ये लेंथ थी 2, रोप की लेंथ है x, तो ये लेंथ है x - 2। तो x - 2 इज लेस देन x है, तो फिर लेस देन 2 है, तो ये एरिया मैंने सही बनाया, वो इतना ही एरिया ग्रेज कर पाएगी। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम एरिया की बात हो रही है, अभी तो मैं यहाँ आई हूँ, अभी काउ यहाँ जाने की बजाय यहाँ भी तो आ सकती है। ठीक है, अगेन मैंने अपनी रोप को बिल्कुल टाइट रखा हुआ है, यहाँ जा सकती है, यहाँ बिल्कुल टाइट, यहाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल टाइट रखते हुए वो यहाँ आई, फिर वो यहाँ यहाँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद अगेन जो ये रोप थी वो इस फेंस्ड बाउंड्री के साथ अलाइन हो गई। मैं इसको डॉटेड कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, इस फेंस बाउंड्री के अलोंग हो गई, तो यहाँ पे आके फिर से अटक जाएगी हमारी रोप। तो अब जो काउ ग्रेज करेगी फ्रीली वो इस लेंथ ऑफ रोप के अबाउट करेगी। तो अब इसके इस पॉइंट के अबाउट मूव करेगी, वो आगे 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 यहाँ जा सकती है, यहाँ इस तरह से वो मूव कर सकती है। तो एक मैं इसको थोड़ा सही बना दूं, ये यहाँ इस तरह वो मूव करेगी। ठीक है, तो ये रहेगा उसका काउ का एरिया जहां जहां वो ग्रेज कर सकती है। तो हमें पूरा ये एरिया निकालना है, ये सारा एरिया। ठीक है, अब ये एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता है, जो अब जो ये पूरा का पूरा एंगल है दिस इज पाई,
और ये एंगल क्या है 90। अब ये पूरा एंगल है 3π/2। ये है तो एक सेक्टर का ही पार्ट यहाँ तक, ये और यहाँ तक, ठीक है। तो इसका एरिया θr² से निकलेगा 3π/2 r दैट इज x। ड्रॉप की लेंथ है x²/2। अच्छा, अभी ये वाला एरिया बच गया, मैंने ये वाला एरिया नहीं लिखा, ये वाला एरिया, ये एरिया कैसे निकलेगा? अगेन ये हमारा एक सेक्टर बन रहा है जहाँ पे दिस एंगल इज 90 डिग्री और यहाँ पे रेडियस हो जाएगा x/2, तो ये एरिया निकलेगा थीटा दैट इज π/2 इंटू r है दिस अपॉन 2, ठीक है। और ये भी है और ये भी है, दो हैं तो इसलिए 2 टाइम्स कर देंगे इसको। तो हमारा f(x) आया है दिस 3πx²/4 प्लस दिस 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास π/2 इंटू x-2 होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास f(x). अगर f(x) आ गया है तो आप इसकी रेंज भी निकाल लोगे, 1 1 1 2 नेस भी चेक कर लोगे, और जो लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैक्सिमम एरिया दिया हुआ है, x की वैल्यू पूछी है, वो भी निकाल लेंगे। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 में दे आर सेइंग इफ द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x-3 प्लस 5 is the set A, then write the sum of all elements of A। अगर A के सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए तो एक काम करते हैं, हम A ही सेट निकाल लेते हैं, तो हम सम तो कर ही लेंगे। तो अब हमारा मेन एम क्या है? सेट A निकालना, और सेट A है रेंज ऑफ दिस, ठीक है। तो इसकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालने के लिए आ रहा है हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और यहाँ पे भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और वी नो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस सम इंटीजर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यहाँ पे भी -x-3 है, तो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, क्योंकि -3 एक इंटीजर ही है, प्लस 5। अब इसकी वैल्यू क्या होती थी हमारे पास? वी नो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x is 0 when x belongs to integer and this is 1 when x is not an integer। तो या तो इसकी वैल्यू रहेगी 1 या तो इसकी वैल्यू रहेगी 0। तो हमारे पास हमारा y आया है, अगर इसकी वैल्यू रही 0, मतलब 0 कब रहेगी? when x is an integer, तो 0 प्लस 5 दैट इज 5, और इसकी वैल्यू रहेगी 1, 1 कब रहेगी? when x is not an integer, तो इसकी वैल्यू है 1, 1 प्लस 5 6। तो हमारे पास सेट A आ गया है, मतलब रेंज आ चुकी है, दैट इज सेट कंटेनिंग 5, 6। आपसे सम ऑफ एलिमेंट्स पूछा है तो वो तो आ ही गया। ऑलराइट, चलो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 22 they are saying if 0 to x f of t dt is equal to x square plus integral x to 2 f of t dt, तो आपको f of 5 पता करना है, ठीक है। f of 5 आ जाएगा अगर मैं f of x निकाल लूं। अच्छा, f of x कैसे निकलेगा? हमारा फंक्शन f इस इंटेग्रल में फंसा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस इंटेग्रल में फंसा हुआ है, और ध्यान से देखो ये इंटेग्रल कैसा है? a to x, मतलब एरिया फंक्शन है, तो क्या करेंगे हम? डेरिवेटिव। बट यहाँ तो x to 2 है, कोई बात नहीं, लिमिट्स इंटरचेंज कर देंगे, बट ध्यान से आगे माइनस आएगा। 0 to x f of t dt इक्वल टू x स्क्वायर, लिमिट्स इंटरचेंज की, आगे माइनस, ये 2 to x
एफ ऑफ टी डी टी, ये भी बन गया एरिया फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 2x माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो साइड चेंज कर दो, ये तो आ ही गया आपके पास एफ ऑफ एक्स। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, एफ ऑफ एक्स इज एक्स। तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू पूछी है, तो एफ ऑफ 5 इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23. They are saying write the number of solutions of the equation fractional part of x. Fractional part of x is equal to x by 2 plus zint of x. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखने हैं इस इक्वेशन के, उसके लिए सबसे पहले तो इक्वेशंस ऑब्जर्व की, यहाँ पे है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यहाँ पे है zint x। तो क्यों ना मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को भी इन टर्म्स ऑफ zint x लिख लूं। We know fractional part of x is equal to x minus zint x, ये as it is, ठीक है। तो zint x की साइड चेंज करके zint x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, ये आ जाएगा x माइनस एक्स बाई टू, दैट इज x बाई टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स zint x। तो यहाँ से zint x आ गया हमारे पास x बाय 4, 2 की भी साइड चेंज कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है हमसे, अब डायरेक्टली तो सॉल्यूशंस नहीं पता चलेंगे और हम क्या कर सकते थे, ग्राफ भी बना सकते थे। तो zint x का भी ग्राफ बनाएंगे, x बाय 4 का भी ग्राफ बनाएंगे, जिन जिन पॉइंट्स पे इन दोनों के ग्राफ मीट करेंगे तो वो सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। They are saying if f of x is x minus 5 upon x minus 3, आपको f 2022 of 4 बताना है और f 2022x को भी एक्सप्लेन किया हुआ, उसका मतलब क्या, f कंपोजिशन f कंपोजिशन f एंड सो ऑन कंपोजिशन f 2022 टाइम्स। तो निकाल लेते हैं इसकी कंपोजिशन 2022 टाइम्स, नहीं निकल गई, चलो एक बार तो निकालें, f2x तो निकाले, वो तो निकल जाएगी हमसे। तो ये आ जाएगा f कंपोजिशन f के इक्वल and that is equal to f of x. F of x is given this x minus 5 upon x minus 3, ठीक है। तो x की जगह रिप्लेस करते हैं हम, ये x minus 5 अपॉन x minus 3 minus 5 अपॉन, यहाँ पे x की जगह पे ये x minus 5 अपॉन x minus 3 minus 3, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 5 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 15 और x माइनस 3 से तो x माइनस 3 कैंसिल आउट ही हो जाएगा जब रेसिप्रोकेट करोगे। तो यहाँ पे बनेगा x माइनस 5 माइनस 3x प्लस 9, तो ये बना है माइनस 4x प्लस 10, माइनस 4x प्लस 10 और यहाँ पे बना है माइनस 2x प्लस 4। लो जी, यहाँ से तो ये x आएगा, तो यहाँ से तो 2 ही माइनस 2 ही कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, ये बनेगा। f2x आ गया हमारे पास, इसको सही से लिख देते हैं यहाँ, f2x निकाल लिया है हमने, 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2।
इसको कर देते हैं इरेज, इसका कोई काम नहीं है अब। तो f2x निकल गया है, तो f3x भी निकाल लेते हैं एक बार। f3x मतलब f कंपोजिशन f 3 टाइम्स लेनी है, ठीक है। इसका मतलब f ऑफ x, ये होगा इसका मतलब, मीन्स f ऑफ f2x, तो भी निकाला था हमने, यहाँ पे रख देते हैं f ऑफ 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, मतलब हम f3x निकलेगा जब हम अपने फंक्शन में x की जगह पुट करेंगे, ये निकाल लेते हैं इसको भी एक बार हम। हाँ जी, तो फंक्शन में x की जगह पे पुट करना है, ये x की जगह ये है 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और माइनस 5 अपॉन x की जगह पे ये 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। अगेन एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 5x प्लस 10। अब x माइनस 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे, तो उसे मैं नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ आएगा 2x माइनस 5 माइनस 3x प्लस 6, तो ये आया है हमारे पास माइनस 3x प्लस 5 अपॉन, ये आया है माइनस x प्लस 1, यहाँ से भी माइनस कॉमन आ रहा है, ये बनाएगा 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1। f3x भी निकाल लिया है हमने, तो इससे हम इरेज कर देते हैं, ये नहीं चाहिए अब हमको, तो कैलकुलेशन वर्क था हमारा। f3x आ गया है 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1। अब f3 तक पहुंचे हैं, f4 भी निकाल लेते हैं। तो अगेन f कंपोजिशन f 4 टाइम्स करोगे, वो आ जाएगा आपके पास f3x, और वो अभी निकाला है तुमने, f ऑफ 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1। तो मतलब f4x निकालने के लिए अपने फंक्शन में x की जगह पे हम रखेंगे ये टर्म, तो x की जगह पे ये टर्म 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 माइनस 5 अपॉन x की जगह पे ये टर्म 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 माइनस 3। एलसीएम लिया 3x माइनस 5 माइनस 5x प्लस 5, अगेन ये टर्म तो कैंसिल आउट होगी ही, यहाँ पे आएगा 3x माइनस 5 माइनस 3x प्लस 3, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 2x, 5 से तो चलो 5 भी कैंसिल आउट हो गया, अच्छी बात है। 3x से 3x भी कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस 5 प्लस 3 2, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये तो जी x ही आ गया, तो मतलब f ऑफ 4 आ गया है हमारे पास, मतलब फायदा हुआ थोड़ी सी मेहनत करने का। तो अच्छा, अगर मैं अब f ऑफ 5 निकालूंगी तो वो क्या आएगा, अगेन यही x की जगह x पुट करना है, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अच्छा f ऑफ 6x निकालूंगी तो वो क्या आएगा, इसके बाद जब हमने पुट किया था तो ये आया था, तो f ऑफ 6x भी तो यही आएगा 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2। अच्छा f ऑफ 7x क्या आएगा, जो हमने इसके बाद निकाला था, दैट इज 10 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1। अब f ऑफ 8x निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा, इसके बाद x ही तो आया था, एंड सो ऑन, हम ऐसे ही चलते रहेंगे, मतलब 4 f ऑफ 4x x आया है, f ऑफ 8x x आया है, इसके बाद f ऑफ 12x निकालेंगे, वो भी x आएगा, f 16x निकालेंगे, वो भी x आएगा। 4 का पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, 4 के बाद हमारे पास x आ रहा है, एक आइडेंटिटी फंक्शन। अब 2022 4 के किस मल्टीपल के पास है, 2020,
तो f ऑफ 20 भी हमारे पास आएगा, ठीक है। तो हमें निकालना था f ऑफ 22, सॉरी, हाँ यही निकालना था। तो इसकी कंपोजिशन एक बार ले लेंगे f ऑफ x के साथ, फिर से एक बार ले लेना, आपके पास f ऑफ 2022x आ जाएगा। तो वैल्यू पूछी हुई है f ऑफ 2022 ऑफ 4 की, वो भी आ जाएगा। वैसे इसके बाद आप पैटर्न से ही देख सकते हो f ऑफ 2022 क्या आएगा, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Question is, they have given f of x is an odd function. नेक्स्ट आपको f of 2 की वैल्यू दी हुई है, एंड f of x plus 3 is equal to f of x minus 1 plus f of 3. You have to write f of 6. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक ऑड फंक्शन है, फंक्शन हमारा f of 2 की वैल्यू गिवन है, ये रिलेशन दिया हुआ है। अच्छा, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल x, मतलब x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। हमें तो निकालना है f of 6, तो बोलो x plus 3 है, x को क्या रखें 3, x is equal to 3, तो ये आ जाएगा f of 6 is equal to f of 3 minus 1 that is 2 plus f of 3 as it is। और यहाँ पे f of 2 इसकी वैल्यू तो दी हुई है, that is 4। अब f of 6 आ जाएगा अगर मेरे पास f of 3 पता चल जाए। f of 3 के लिए मुझे अगेन यही पता है रिलेशन, इसी का यूज करके हम f of 3 भी निकाल सकते हैं। f of 3 आ रहा है यहाँ पे भी, और f of 2 की वैल्यू का अभी तक हमने यूज नहीं किया, तो मैं यहाँ x को क्या रखूं कि f of 2 बन जाए, बता दो। -1, तो इसको हम 1 नाम दे देते हैं। इन 1 x को पुट कर देते हैं -1, देखते हैं फायदा होता है या नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 plus 3 इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह पे -1 plus f of 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास f of 2 इज इक्वल टू f of -2 plus f of 3। f of 2 की वैल्यू तो 4 है, यहाँ पे एक नया अननोन आ गया है f of -2 की वैल्यू तो नहीं पता, और क्या पता है f of x इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब f of x is equal to, sorry, f of minus x is equal to minus of f of x, यूज कर लेते हैं। तो f of -2 is equal to minus of f of 2, और f of 2 की तो वैल्यू पता है हमको, दैट इज 4। यहाँ रखेंगे हम 4, f of 3 की वैल्यू आ जाएगी 8, f of 3 की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ, तो f of 3 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, f of 6 की वैल्यू भी आ जाएगी। ऑलराइट, so that's all for your discussion of test 59, and I hope you have enjoyed it well. Thank you.